नाज़रीन आदाब, मैं हूं आमिर एहसन। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। नाज़रीन, इस भाग दौड़ वाली लाइफ में जिंदगी में सबसे ज्यादा कॉमन क्या नजर आता है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका क्या जवाब होगा? खैर, ये सवाल छोड़िए, ये बताइए कि कभी अस्पताल गए हैं? जरूर गए होंगे। अस्पताल में लोगों की चीख पुकार, इसे भी नजरअंदाज कर दीजिए। सिर्फ उनके चेहरों को अपने सामने में रखिए और देख करके ये बताइए कि उनके चेहरों पे क्या नजर आता है आपको। एक अजीब सी मुरवनी छाई रहती है, मायूसी छाई रहती है। इसका मतलब यह हुआ कि मरज और बीमारियां इंसान की जिंदगी के कठिन और मुश्किल भरी चीजें हैं जिससे कोई गुजरना नहीं चाहता। अब अगर यह क्लियर हो गया कि कोई बीमारी के करीब भी नहीं फटकना चाहता, तो बीमारियों के लिए क्यों रास्ते बनाता है? गलियों में, नालों में, कीचड़ में, सड़कों किनारे गंदगी में, भागती दौड़ती गाड़ियों से उठता हुआ धुआं, ये सारी चीजें आपके आसपास की वो चीजें जो आपको रोजाना नजरअंदाज करा दी जाती हैं या नजरअंदाज कर दी जाती हैं। हम सभी नजरअंदाज कर देते हैं। क्या वो मोहलिक नहीं है? पॉलिथीन जैसी चीजों को यूं ही फेंक देना, कूड़े और गंदगी के लिए कोई सिस्टम नहीं बनाना, क्या बताता है? ये चीख चीख कर यही कहता है कि मुझसे छुटकारा पाओ, दूर रहो, वरना मेरे अंदर जो मोहलिक चीजें हैं वो अस्पताल जरूर पहुंचा देंगी आपको। हर चीज हुकूमत और इंतजामिया के भरोसे छोड़ देना कहां की अक्लमंदी होती है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने घर से लेकर बाहर तक खुद को और मुआशरे को साफ सुथरा रखें। खान पान में डिसबैलेंस जो है ये बहुत ज्यादा मोहलिक हो रहा है आजकल, और इसको मतलब खान पान में बैलेंस रखना भी जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि बीमारियों से हम दूर रहें। अगर हम में से हर कोई खुद को दुरुस्त कर ले तो मसाइल खत्म। दूसरों के एक समझिए बेहतर करने की चाह में या फिर ख्वाहिश से बेहतर यह है कि दूसरा क्या बेहतर करे उससे पहले खुद से शुरुआत करें, क्योंकि अगर हम खुद से शुरुआत करते हैं तो वो चीजें और भी ज्यादा बेहतर होती है। दूसरों पे छोड़ने के बजाय हमें यही तरीका अपनाना ज्यादा जरूरी है। आजकल खान पान में इतना डिसबैलेंस है कि पता नहीं क्या क्या गलाजत हम भर लेते हैं और बीमारियां चढ़ जाती हैं। इन तमाम मसाइल पे बात करेंगे हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर शहला अग्रवाल, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, और दूसरी जानिब है हमारे साथ डॉक्टर सतीश जी, डॉक्टर सतीश त्यागी जी, जो जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। आज उनसे भी बहुत सारी बातें करेंगे हम और ढेर सारे सवालात पूछेंगे। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस प्रोग्राम से आप भी जुड़ सकते हैं और अपने मसाइल का हल ढूंढ सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर शहला मैम, वंस अगेन वेलकम बैक। आपसे जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। डॉक्टर सतीश जी से भी पूछेंगे। मैम, आज कल बारिश हो रही है, मौसम बदल रहा है, आम का सीजन है, ऐसे में दाने, फोड़े, फुंसियां बहुत ज्यादा निकल जाती हैं, इनसे बचने का रास्ता बताइए हमें। जी आमिर, पहली बात तो ये है कि जैसे आपने इंट्रो में कहा कि हम अपने ऊपर काफी जो है ज्यादती करते हैं, लेकिन एक दूसरी चीज ये है कि हम एक ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं। यू नो, देयर इज अ डिफरेंस। जो ठंडे प्रदेश होते हैं और जो ट्रॉपिकल कंट्रीज होती हैं, यहाँ पर एक नमी वाबस्ता रहती है जिसकी वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगस आम है। मुझसे हमेशा लोग ये पूछते हैं कि हम तो बड़े साफ सुथरे रहते हैं, फिर हमें ये कैसे हुआ? और खासकर बच्चों के साथ भी, जैसे आप ये आम से आपको जोड़ रहे हैं, आम से ताल्लुक सिर्फ ये है कि ज्यादा मीठा गया अंदर तो आपकी रेजिस्टेंस कम हो गई। तो इसलिए जरूरी है कि आप इस बात को माने कि कुछ चीज हमारी जिंदगी का हिस्सा है। उसके लिए अगर वो हो गया तो उसे वाई मी, मेरे क्यों हुआ, अब मैं क्या करूं, इतना परेशान होने की और अपने चेहरे पे इतनी परेशानी लाने की जरूरत नहीं होती। पहली चीज, जब मौसम चेंज हो रहा है, जब बारिश हो रही है, तो बैक्टीरिया फंगस ज्यादा स्किन के ऊपर घर कर सकते हैं, बिकॉज स्किन का अपना एक प्रोटेक्शन का काम है। सो वो इन बैक्टीरिया फंगस को अंदर नहीं जाने देती। लेकिन जब पसीना ज्यादा आ रहा होता है तो पसीना और सीबम ऑयल मिलके एक ऐसा घोल बना देते हैं जो स्किन को खुद इरिटेट कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया फंगस को मौका मिल जाता है। तो अगर आपको या आपके बच्चों को लग रहा है कि दाने हो रहे हैं या घमौरियां हो रही हैं, तो पहली चीज, चाहे आप कितनी भी सफाई कर रहे हैं, थोड़ी सी ज्यादा कर लीजिए। और उसके अलावा पसीने से बचने की कोशिश कीजिए। जो मैं ये नहीं कह रही घर के अंदर एसी में बैठ जाएं, लेकिन वही बात बार बार कहती हूँ कि लूज कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने, घर आते ही एक बार पंखे के आगे बैठे ताकि वो जो पसीना है वो सूख जाए। जब बाहर जा रहे हैं, ज्यादा पसीने के काम में जा रहे हैं, तो एक टाल्कम पाउडर का या घमौरियों वाले पाउडर का इस्तेमाल करें। ये सब हमारा हिंदुस्तान में रहने का टैक्स है, हमें करना ही पड़ेगा।
उससे ज्यादा हो जाए तो फिर आप एंटीबायोटिक क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हो जाए तो हमारे पास आ जाइए, फिर हम आगे बात करेंगे। बिल्कुल। मैम, आपके मशवरे हमारे लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद होते हैं। डॉक्टर सतीश सर, प्री सर्जरी एक बहुत बड़ा मसला है और उसके लिए लोगों के मन में भी बहुत सारे सवाल होते हैं, ख़ास तौर पे एनेस्थीसिया, ईथर, रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन वगैरह वगैरह। सर, बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, क्या सही है और प्री सर्जरी को कितना सीरियस लेना ज़रूरी है? देखिए, ऐसा है, एक भय, एक डर, वो सर्जरी के नाम का काफी लोगों के बीच में है। और हमें डरना नहीं है। बीमारी अगर है तो बीमारी समझ लीजिए कि एक माचिस की तिल्ली की तरह से है, जली, आपने फूंक मारी और बुझ गई। और अगर आपने उसमें छोड़ दिया कि इसको बाद में बुझाएंगे तो फिर आसपास की चीजों को जलाना शुरू कर देती है और सारे में आग फैल जाती है। यही हाल बीमारी का है। खासतौर से जो बीमारी जिनमें सर्जरी की जरूरत है, अगर उनको हम छोड़ देते हैं और उनका जो इलाज है वो समय से नहीं शुरू करते हैं या ऑपरेशन सही से नहीं कराते हैं तो बढ़ती जाती है और उसके कॉम्प्लिकेशन बनते जाते हैं। और एक सिंपल साधारण सा ऑपरेशन जो उस बीमारी से, उस तकलीफ से आपको निजात दिला सकता था, वो एक कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी में तब्दील हो जाता है और आपकी परेशानियां बढ़ जाती है। अब सर्जरी के साथ साथ कुछ धारणाएं ऐसी भी हैं कि आदमी सोचता है कि जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लें स्टोन का, कि उसके गॉल ब्लैडर में स्टोन है या उसकी किडनी में स्टोन है, तो एक भ्रांति है कि नहीं यार ये दवाई से निकल जाएगी, इसको दवाई से निकाल लेंगे और हमें ऑपरेशन नहीं कराना, ऑपरेशन में पता नहीं क्या हो जाएगा। अभी बहुत कुछ सालों में नई टेक्निक्स और नए इक्विपमेंट्स और बहुत सारी नई नई ऐसी चीजें आ गई हैं जो बिल्कुल, जो आपको बड़ी आसानी से और बहुत कम तकलीफ से आपको इन चीजों से निजात दिला सकती है। जैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की मैं बात करूंगा। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में बहुत छोटे कट, ये समझिए कि 5 mm कितना होता है, 5 mm के कट से, छोटे छोटे कट से ऑपरेशन हो जाता है पूरा का पूरा। पथरी भी निकल जाती है, पेट की थैली भी निकल जाती है, अपेंडिक्स भी निकल जाती है, हर्निया का ऑपरेशन भी हो जाता है। और बहुत छोटे से कट लगते हैं जिससे रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। यहाँ तक कि हम पेशेंट को ऑपरेशन करने के बाद 24 घंटे के बाद उसको घर भेज देते हैं। जो पहले उसी ऑपरेशन में 2-3 दिन तक वो अस्पताल में रहता था, खाना नहीं मिलता था, वो सारी चीजें बदल गई हैं। अब तो वो 24 से 48 घंटे के अंदर अपने घर चला जाता है और तकलीफ भी बहुत कम होती है। उसमें जो कहना चाहिए कि रक्तस्राव या ब्लड लॉस है वो भी बहुत कम होता है। दूसरा, आपने एक सवाल पूछा कि प्री एनेस्थीसिया में 2-3 चीजें हैं कि आप किस तरह का ऑपरेशन है जिसे आप करवाने जा रहे हैं। उस ऑपरेशन के मुताबिक कुछ चीजें हैं जो आपको हिदायत दी जाती है कि इनका आप जो है पालन करें ताकि ऑपरेशन के लिए आपकी तैयारी बेहतर हो सके और ऑपरेशन के रिजल्ट अच्छे हो सके। एक उसमें होता है कि अगर मान लीजिए जनरल एनेस्थीसिया के अंदर है तो आपको खाली पेट जाना है, 6 घंटे का कम से कम खाली पेट होना चाहिए। कई बार ज्यादा भी होता है। कई बार आंत से संबंधित ऑपरेशन है तो उसकी आंत को पहले, ऑपरेशन से पहले कुछ ऐसी दवाई दी जाती है ताकि आंतें क्लियर हो जाए, साफ हो जाए, पेट साफ हो जाए आपका बिल्कुल। उसके अलावा जो आपको कुछ और अन्य तकलीफ है, मान लीजिए शुगर है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है या कोई और ऐसी तकलीफ चल रही है, तो उसके लिए भी उसको कंट्रोल किया जाता है, उसको बेहतर किया जाता है ताकि सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद उस तकलीफ, बीमारी की वजह से आपके ऑपरेशन पे फर्क ना पड़े। और एक डर लोगों के दिमाग में बहुत है कि पीठ में सुई लगा देते हैं ऑपरेशन से पहले, स्पाइनल एनेस्थीसिया। हर ऑपरेशन में पीठ में सुई नहीं लगती है। कुछ ऑपरेशन होते हैं जिसमें कि पीठ में ये सुई लगाती है, स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं। लेकिन उसमें भी आजकल इतना रिफाइन हो गया, वो निडल इतनी पतली हो गई है, बहुत पतली निडल होती है, उसका पता भी नहीं लगता। और ये भ्रांति है कि जो मिस कहना चाहिए, एक इंफॉर्मेशन लोगों के बीच में है कि उसके बाद तो परमानेंट पीठ में दर्द हो जाता है, वो कभी बैठ नहीं पाता, दिक्कत होती है, परेशानी होती है। वो सब ऐसा नहीं, कुछ और कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से उसको किसी को परेशानी हुई हो, बट आजकल ये इतना सेफ है एनेस्थीसिया कि आपको परेशानी होने की संभावना बहुत कम है। बिल्कुल। और आज की तारीख में लैप्रोस्कोपी से करीब करीब बहुत सारी बीमारियां
उनका बहुत सारे ऑपरेशन है जो बहुत अच्छे से किए जा सकते हैं, बहुत कम तकलीफ के साथ किए जा सकते हैं और बहुत जल्दी आप घर जा सकते हैं ऑपरेशन के बाद। बिल्कुल। तो ये जो है लोगों की बस धारणा है कि ऐसा कुछ होता है, बाद में पीठ में दर्द या बॉडी में कोई नई प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, ये सिर्फ ऐसे ही मानना है लोगों का। ये बहुत ही अहम बात बताई डॉक्टर साहब आपने। सर एक चीज मैं जानना चाहता हूं आपसे इसी से रिलेटेड, जो बच्चा प्री मैच्योर पैदा होता है उसको आमतौर पे जो नीचे के पार्ट्स हैं उसमें कुछ चीजें उभर के आ जाती हैं, उसका क्या इलाज है और कब इलाज है मैं जानना चाहता हूँ। खासतौर पे नीचे के पार्ट में, नाफ के नीचे, जो प्री मैच्योर बच्चा होता है उसकी बात कर रहा हूँ, 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद नीचे जो है कुछ उभर के आ जाता है गिल्टी टाइप का, तो उसका क्या जो है प्रोसेस है, उसका इलाज क्या है? इसमें अगर हम आम आदमी की भाषा में बात करें जी, तो 2 तरह की या 3 तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। कई बार क्या होता है, जो टेस्टिस होते हैं या गोलियां होती हैं वो नीचे नहीं पहुंच पाती हैं, वो इन्वाइनल रीजन या पेट के निचले हिस्से तक वहां तक पहुंच पाती हैं, या जो है पूरी जो उनकी जो जगह है वहां तक नहीं पहुंच पाती, उसमें समय लगता है। बर्थ के टाइम पे अपनी प्रॉपर जो उनकी जो पोजीशन है उसमें पहुंचती है, उनको अनडिसेंडेड टेस्टिस बोलते हैं। एक सिचुएशन तो ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि उसमें जो नॉर्मली क्या होता है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में है या पेट में है तो जो गोलियां हैं वो पेट के अंदर ही होती हैं, बच्चे के पेट के अंदर होती हैं, जो बाद में अपनी जगह बना के और नीचे आ जाती है, अंकोश में उतर आती है, अपनी बाद वाली पोजीशन ले लेती है। कई बार उसका जो रास्ता होता है वो बंद नहीं होता, नॉर्मली तो बंद हो जाता है और उसकी वजह से वहां से या तो कोई फ्लूइड या कहना चाहिए आंत उसके बीच में से उतर आती है, जिसको हम लोग हर्निया बोलते हैं, कंजेनाइटल हर्निया बोलते हैं, जो जन्म से होता है। ये 2 सिचुएशन है जो हो सकती हैं और इन दोनों सिचुएशन में इंडिविजुअल केसेस के ऊपर डिपेंड करता है और कुछ समय में कई बार तो ये स्वतः ही ठीक हो जाते हैं एक एज ग्रुप में, और नहीं तो इनको जो है ऑपरेशन के द्वारा ठीक किया जाता है। ठीक है, इसके मुतालिक और भी बहुत सारी डिटेल में बात करेंगे डॉक्टर साहब। मैम, ये जानना चाहूंगा कि आजकल जो मैं खुद अपने आसपास चीज़ों को देखता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, बाल में नौजवान डाई बहुत करवाते हैं, कलर लगवाते हैं, और वो जो रंग होता है, वो कलर होता है, वो स्किन में जाके एब्जॉर्व हो जाता है और उससे फोड़े फुंसी और इस तरह की चीज़ें पैदा होती हैं। बाद में उसे बहुत ज़्यादा मैंने टेक्निकली देखा ख़राब सिचुएशन में। इसका क्या है रास्ता, इससे बचने का क्या तरीका है और इसके लिए क्या रास्ता अपनाना चाहिए नौजवानों को, और क्या पैगाम देंगे आप? जी, पहली बात तो ये गलत है कि वो जो डाई है या कलर है वो स्किन में एब्जॉर्ब होके फोड़े फुंसियां करता है। कलर एब्जॉर्ब नहीं होता है और इसीलिए आपको बहुत सावधानी करनी है। जब कलर लगा रहे हैं तो 2 उसूल हैं। पहला तो ये है कि कलर जब यूज कर रहे हैं तो आपके बाल, ये मैं प्रैक्टिकल टिप बता रही हूँ, चाहे वो लोग हिना करते हैं या कलर लगा रहे हैं, चाहे हमारे जैसे हैं जो ग्रे होने की वजह से कलर लगा रहे हैं या फैशन कलर लगा रहे हैं, आपके बाल कम से कम 2 दिन धुले हुए नहीं होने चाहिए। जब आपके बाल धुले हुए नहीं होते तो आपने देखा है कि बाल ऑयली हो जाते हैं। वो ऑयली क्यों होते हैं? क्योंकि आपका जो नेचुरल ऑयल है, हर बाल की जड़ में एक ऑयल ग्लैंड है जो ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, तभी हमें हर दूसरे दिन बाल धोने की जरूरत पड़ रही है। तो अगर ये नेचुरल ऑयल हमारा सिक्रेटेड है तो वो एक लेयर हमारे स्कैल्प पे बना लेगा और जब हम हेयर कलर लगाएंगे वो अंदर नहीं जाएगा। दूसरी चीज, हमेशा कोशिश करके किसी और से कलर लगाएं। ये सब दिक्कतें जब होती हैं जब आप अपने आप शीशे के सामने खड़े होकर कलर लगाने की कोशिश करते हैं, तब वो स्किन के अंदर जाता है और स्किन के अंदर अगर वो चला भी जाता है तो वो वहां पर इरिटेशन कर सकता है, इन्फेक्शन नहीं कर सकता। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपको, एक चीज है फैशन कलर जो आप स्ट्रीक्स करा रहे हैं या आपने आधे बाल लाल करा लिए ऊपर से, और एक है जो आप ग्रे हेयर को छुपाने के लिए कर रहे हैं। पहली बात यह है कि अच्छा कलर इस्तेमाल करें। 2 तरह के कलर हमेशा आते हैं, एक होता है ओवर द काउंटर जो आप टचअप जो अपने आप कर सकते हैं वो होता है, एक होता है जो आप प्रोफेशनल जाके कराते हैं। पहली बात यह है कि अपने ऊपर थोड़ा सा खर्चा करने में और थोड़ी सी अपने लिए सुकून करने में कोई नुकसान नहीं है। आप ये करें कि 2-3 महीने में, जैसे 2-3 बार आपको टचअप करना पड़ता है वो आप घर पे कर सकते हैं, लेकिन हर दूसरे तीसरे महीने जाके एक बार प्रोफेशनली कलर कराएं, नहीं तो वो बाल जो है वो रूखे हो जाते हैं।
और दूसरी चीज ये है कि अगर आपने एक बार कलर करा लिया, कलर का मतलब ये है कि उस कलर ने आपके बालों को कोट कर लिया, बालों को कोट कर लिया मतलब ऊपर से एक लेयर उसमें चढ़ गई है। अब आपको कलर प्रोटेक्टिंग शैम्पू एंड कंडीशनर इस्तेमाल करने पड़ेंगे, आपके पास चॉइस नहीं है। तो बालों को कलर करना सिर्फ ये नहीं है कि आपने बाजार से कलर लिया, उसको लगा लिया और उसके बाद आप भूल गए, फिर तो आपके बाल बिल्कुल खराब हो जाएंगे। अगर आप कलर कर रहे हैं, कलरिंग द हेयर एक साइंस है, तो उस साइंस को आपको समझ के अपने लिए करना पड़ेगा। किसी से सीख लीजिए, आजकल तो गूगल पे अवेलेबल है, पढ़ लीजिए। अगर आपके बाल रूखे हो रहे हैं तो हेयर प्रोटेक्टिंग शैम्पू, कलर प्रोटेक्टिंग शैम्पू हर ब्रांड का आता है, जिस ब्रांड का आप कलर इस्तेमाल करेंगे। मैं कभी मना नहीं करती हूँ, आई एम नॉट अ मॉरल पुलिस कि ये मत कीजिए, ये मत कीजिए। मैं आपको सही रास्ता दिखाऊंगी कि आप करना चाहते हैं बेशक कीजिए, सही तरह से कीजिए, सही मौसम में कीजिए। पहली बार अगर करना है तो एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर, जब बहुत गर्मी हो, बहुत ठंड हो, तब मत कीजिए, बिकॉज बाल ऐसे थोड़े से रूखे और स्ट्रेस्ड हैं। तो जो चेंज ऑफ वेदर है, मार्च, अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर, कुछ नया करना चाहते हैं तो तब कीजिए। तो अगर आप सही वक्त पे सही चीज करेंगे और बालों का ध्यान रखेंगे तो वो आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। बिल्कुल मैम, वो चीज़ें जो आमतौर पे देखने को मिलती है कि जो सर में कलर लगाया था वो गर्मी में या इस तरह की सिचुएशन में, वेदर में वो चिपक जाता है जाकर के, वो क्या होता है, उससे बहुत सारी डिसीज भी होती हैं। जी, वो इसलिए क्योंकि आपने उसको सही से निकाला नहीं। हर चीज का, मेरे पास एक पेशेंट आई, वो बोली मैं कलर लगा के भूल गई और सो गई। आप ये कैसे कर सकते हैं? ये एक केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस का मतलब है कि आप पे ताकीद लिखी हुई है कि 10 मिनट आप ये करेंगे, 10 मिनट के बाद आप उसको इमल्सिफाई करेंगे, माने उसमें पानी लगा के उसमें हल्का झाग करेंगे और फिर निकालेंगे। ये सब हमें तकलीफें जब होती हैं जब लोग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं। तो आपके पास जब भी कोई पैकेट आता है उस पर एक तरीका लिखा हुआ है, और एक्चुअली मैं तो लोगों को ये बोलती हूँ कि अगर उसमें 10 मिनट लिखा है तो आप अपने फोन में एक अलार्म लगा के 10 मिनट कीजिए। हो सकता है कि आप भूल जाएं और वो कलर ज्यादा देर तक लगा रहे, तब वो नुकसान करता है। तो सही तरीके से सही काम करने में कभी नुकसान नहीं है। बिल्कुल, अगर किसी भी चीज़ को सही तरीके से परफॉर्म किया जाए तो यकीनन वो नुकसानदेह नहीं है। ये चीज़ें सीखने को मिली। डॉक्टर सतीश जी, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है रेफ़र की जाती है और उसके चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? क्योंकि सर हम लोगों की तो बस ऑपरेशन का नाम सुन के ही गुर्दे बाहर आ जाते हैं, आम लोगों की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा खौफ होता है, बहुत ज़्यादा डर होता है। तो ऐसी क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं जिसकी वजह से रेफ़र किया जाता है लेप्रोस्कोपी के लिए? देखिए, आज की तारीख में करीब समझिए 80% सर्जरी लेप्रोस्कोपी से की जा सकती है, की जा रही है जी। और जो कुछ सर्जरी ऐसी है जिसमें कि ये यही एक बेस्ट तरीका है सर्जरी करने का। जैसे कि पित्त की थैली में जो पथरी है, गॉल ब्लैडर में जो स्टोन है, उसके लिए ये बेस्ट ट्रीटमेंट है वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में इससे अच्छी टेक्निक नहीं हो सकती पित्त की थैली निकालने की और पथरी निकालने की। उसी तरीके से अपेंडिक्स का अगर तकलीफ है उसके लिए बहुत अच्छी टेक्निक है। हर्निया के लिए ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, हर्निया भी अलग अलग तरह की होती है कि वो कई बार नाभि के आसपास के हर्निया होते हैं, कई बार पहले कोई ऑपरेशन हुआ है उसके बाद हर्निया बन गया, या कई बार जो है इन्वाइनल नीचे की तरफ जो आपने बताया नीचे जो हर्निया होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो इन सब के लिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है वो समझिए एक तरह से वरदान है लोगों के लिए, एक इनायत है कि भाई अगर वो इससे कराएंगे तो उनको जो है बहुत जल्दी रिकवरी होगी और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे। बिल्कुल। इसके अलावा और बहुत सारी एडवांस सर्जरी हैं जो कि लैप्रोस्कोपिकली की जा रही है और कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अभी एक लेडी को ऐसे मैंने खबर में पूछा था, मुझे नहीं मालूम कि इन बिटवीन क्या हुआ, लेकिन सर्जरी के बाद घर वालों ने खाना खिला दिया और उसके बाद ये लापरवाही किसी तरीके के हो गई और उसके बाद इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई कि उसकी मौत हो गई उस लेडी की। तो सर्जरी के बाद क्या ऐसा है कि लिक्विड ही दे सकते हैं या खाना खिलाने पे जो है कुछ टाइमिंग होती है उसकी, क्या कुछ ऐसा प्रोसेस होता है कुछ ऐसे डॉक्टर्स की तरफ से? देखिए, ऐसा है कि कौन सी सर्जरी हुई है जी, क्या सर्जरी हुई है, ये इस बात से डिपेंड करेगा कि उसमें आगे क्या करना है या क्या नहीं करना जी, है ना, कब उसको खिलाना है कब नहीं खिलाना और क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना।
तो ये डिपेंड करेगा कि किस तरह की सर्जरी हुई है। कई बार क्या होता है कि आंत की सर्जरी होती है जिसमें आंत को काट के दोबारा जोड़ा जाता है, या आंत का कोई हिस्सा निकाला जाता है, उसके बाद उसे जोड़ा जाता है। तो इस तरह की जो सर्जरी होती है उसमें जनरली एडवाइस की जाती है कि भी उसको अभी खाने के लिए क्या एहतियात बरतनी है, क्या नहीं बरतनी है, उसको कब लिक्विड लेने हैं, कब उसके बाद वो कुछ सेमी सॉलिड ले सकती है या सॉफ्ट ले सकती है कुछ, या उसके बाद प्रॉपर खाना उसे कब से लेना है। तो वो इंस्ट्रक्शन जो डॉक्टर बताता है, आपका सर्जन जो आपको बताए, उसको फॉलो करना चाहिए। कुछ सर्जरी होती है जिसमें कि हम ऑपरेशन के 2 घंटे बाद उसको खिला पिला देते हैं, उसमें कोई उसको दिक्कत नहीं। जैसे पित्ताशय की पित्त की थैली की अगर नॉर्मली हम समझें तो 3-4 घंटे के बाद उसको लिक्विड वगैरह हम अलाउ कर देते हैं, दे देते हैं। इसी तरीके से जैसे हर्निया की सर्जरी करते हैं तो उसके भी 4-5 घंटे बाद, 4 घंटे बाद उसको लिक्विड वगैरह अलाउ कर देते हैं। और ये डिपेंड करता है, किसी कहना चाहिए हर आदमी का शरीर अपनी तरह से है और उसकी रिकवरी भी उसी तरीके से होती है। तो उसकी रिकवरी कैसी हो रही है, अगर वो लिक्विड जो उससे हमने हल्का दिया पहले वो एक्सेप्ट करता है तो उसके बाद उसको सेमी सॉलिड दे देते हैं। अगर लगता है कि वो अभी नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है उसकी बॉडी, तो उसको मना कर देते हैं कि कुछ टाइम बाद देंगे। तो कब देना है और कब नहीं देना है, ये इस बात पे निर्भर करेगा, इस बात पे डिपेंड करेगा कि किस तरह का ऑपरेशन उसका हुआ है। उसी के हिसाब से जो डॉक्टर उसको हिदायत दे, जो डॉक्टर उसको बताए, उसको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, ये सवाल सर मैंने इस वजह से पूछा था कि इसी पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, कैसे हुआ। हो सकता है कि उसमें सर्जरी कुछ ऐसी हो जिसमें नहीं खिलाना था, बिल्कुल, या खाना नहीं देना था। तो ये बजाय इसलिए अपने आप ही डिसीजन करें, सर्जन या डॉक्टर जैसे बताए उसको फॉलो करें। बिल्कुल सर, मैं यही सुनना भी चाह रहा था कि जो डॉक्टर जो बताते हैं, जो गाइडलाइन आपको जो हिदायतें देते हैं, उसे कितना फॉलो करना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसी खबरें आई तो मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब से पूछूं मैं कि क्या मतलब ऐसे ही कुछ भी अपनी तरफ से जो है कर गुजरना, अमल करना कितना ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। मैम, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि अभी जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और इसके लिए जो है आमतौर पे लड़के मर्द ये जो है इस समस्या से जो शर्मिंदा भी होते हैं, हालांकि नहीं होना चाहिए, गंजापन। मैम, ये गंजापन जो है बहुत एक अलग सी चीज़ है और हम लोगों को तो लगती है मैम बहुत खटकता है वो, और उसके लिए कभी कैप पहनना पड़ता है या फिर ऊपर से कभी जो है हमें वो बाल लगवाने पड़ते हैं अलग से। तो इसका क्या इलाज हो सकता है? देखिए, इसको बोलते हैं मेल पैटर्न बॉल्डनेस, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। माने आपका जो हार्मोन है जो मेलनेस के लिए, जो मेलनेस की वजह है टेस्टोस्टेरोन, जब वो बढ़ता है तो वो उसका एक काम बालों को झाड़ना भी होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी जेनेटिक्स जो है वो काम करती हैं। आपके फादर और मामा के बाल कितने थे और कैसे हैं, ये डिपेंड कर रहा है कि आपके बाल कैसे होंगे। लेकिन विथ पासिंग जनरेशंस जो गंजपन या जो बालों का कम होना 30 से 35 में आता था, वो अब प्रीपोन हो गया है, वो 20 से 22 में आने लगा है। तो मुझसे ये सवाल पूछा गया कि क्या थोड़े दिनों में बच्चे गंजे पैदा होंगे अगर यही हो रहा है, प्रीपोन हो रहा है? तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब जो है टेस्टोस्टेरोन वो प्यूबर्टी पे बढ़ता है। लड़कों की जब प्यूबर्टी शुरू होती है 17 से 22, वो टाइम है जब बाल सबसे ज्यादा झड़ते हैं। लेकिन वो टाइम जो है वो थोड़ा सा बेफिक्री का वक्त होता है, तो लोग उस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और हमारे पास आते हैं जब वो 22-23 के हो जाते हैं, तब तक मेजॉरिटी ऑफ द हेयर वो झड़ चुके होते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि अगर मेल के बाल झड़ने से डर्मेटोलॉजिस्ट को बहुत डर लगता है, बिकॉज उसको पकड़ के रखना पड़ता है। एक बार हेयर लॉस हो गया तो फिर उसको रीग्रो करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन आजकल बहुत सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं, जिसमें पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, जिसमें हम आप ही के खून से ग्रो फैक्टर्स निकाल के लगाते हैं। उसके अलावा हमारे पास ग्रोथ फैक्टर्स भी हैं। तो सर्जिकल ऑप्शन बहुत देर से है, लेकिन अगर आप जल्दी यंग हैं, आपको लग रहा है कि आपके यहाँ डैंड्रफ है, या आप दूसरी एक प्रॉब्लम होती है जो लोग हेलमेट बहुत ज्यादा पहनते हैं, तो वहां भी एक रगड़ और पसीना रहता है, तो यहाँ पर आपको डॉक्टर से जरूर एक बार बात कर लेनी चाहिए कि क्या लोशन लग के वो चीज आप देखिए। ऐसा तो नहीं है कि अगर आपकी जीन्स में लिखा है कि आपके 60% बाल चले जाएंगे, आपके फादर के हो सकता है वो 50 पे गए थे।
हम एज डर्मेटोलॉजिस्ट उसको 50 तक खींच सकते हैं, पर हम ये नहीं कह सकते कि कभी नहीं जाएंगे। तो मेरा सलाह ये है कि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, डैंड्रफ है, खुजली रहती है या दुखन रहती है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर करें। अपने आप ये जो ओवर द काउंटर चीजें हैं, ये लगाते लगाते आप काफी वक्त बर्बाद कर देते हैं, और जब तक हमारे पास पहुंचते हैं तो वो बिल्कुल नॉन रिवर्सेबल चीजें हो जाती है, फिर हम आपको सर्जरी की तरफ भेज देते हैं। बिल्कुल सही कहा इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि ये दुख जताना बहुत ज़रूरी था मैम, क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों में, नौजवानों में देखता हूँ, तो इस तरह की चीज़ें जो है मुझे लगा कि पूछना चाहिए इसके बारे में। मैम एक चीज़ और जो मैं बहुत चंद शब्दों में जानना चाहता हूँ कि जो भी आपने आप लोग जो है कुछ भी जो आप देते हैं, कहते हैं कि अरे यार छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतनी कॉस्टली चीज़ें हम क्यों खरीदें, क्यों लें, इसके बारे में हमें बताइए चंद शब्दों में। नहीं, देखिए बात यह है कि वही चीज 4 रुपए की भी आती है और वही चीज 4000 की भी आती है। अगर आप उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े तो कहीं ना कहीं वही चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, वही उसमें रेटिनोइक एसिड है, वही उसमें हाइलुरोनिक एसिड है। क्या 4 रुपए वाली चीज बिल्कुल काम नहीं करेगी और 4000 वाली कुछ जादू करेगी? ऐसा भी नहीं है। जो कीमत है, जो पैसा है, मिनॉक्सिडिल की बात कीजिए, हम हेयर की बात कर रहे हैं, तो आजकल हमारे पास मिनॉक्सिडिल स्प्रे में भी है, जेल में भी है, फोम में भी है। जो सॉल्ट है उसको जहां काम करना है, जैसे अगर हेयर के लिए हम लोशन दे रहे हैं तो उसे डर्मिस में, स्किन की नीचे वाली सतह में जाके बाल को उगाना है। अगर आप वो सॉल्ट ऐसी टेक्निक से लगा रहे हैं कि वो ऊपर ही रहता है, तो आपने लगाया या ना लगाया उसका कोई ये जानने की जरूरत इस वजह से पेश आई मैम कि क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सवाल करते हैं, तो मैंने सोचा कि चूंकि बिल्कुल इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आप बहुत महंगा खरीदेंगे तो वो कुछ अलग जादू करेगा। बिल्कुल बहुत शुक्रिया शैला मैम आपका भी, सतीश त्यागी सर आपका भी, क्योंकि आप दोनों से बहुत कुछ सीखने को मिला नाजरीन को, और दोबारा हमारी मुलाकात यूं ही आपसे होती रहेगी, और मुझे उम्मीद है कि सभी को, नाजरीन को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एक बार फिर से आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में, अब हमें वक्त इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने की, वरना और भी ज्यादा बातें करते, और भी ज्यादा सीखते, और भी ज्यादा जानते, लेकिन यह सबक यूं ही जारी रहेगा। कल हम फिर मिलेंगे, आज के लिए आदाब।